नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं असम का। हम सब जान रहे हैं इस समय एसआईआर को लेकर पूरे देश में हंगामा है। बिहार में हो रहा है एसआईआर, लेकिन दर्द सबके पेट में है। लेकिन इसके साथ साथ एसआईआर चलो हो गया, ये 65 लाख लोग बाहर हो गए। 65 लाख अगर चिन्हित हो जाएंगे, सोचने की बात है। ये 65 लाख अगर चिन्हित हो जाएंगे और ये 65 लाख भारत के नागरिक नहीं निकलेंगे, तो सवाल ये पैदा होता है कि इन 65 लाख का क्या किया जाएगा। हम 65 लाख में 25 लाख मर गए, ऐसा चुनाव आयोग कह रहा है, तो भी 40 लाख बचते हैं। ये 40 लाख में मैं ये मान लूं 20 लाख माइग्रेंट्स होंगे जो इधर उधर शिफ्ट हो गए। चलिए, तो ये 25 लाख जो बचेंगे, जो इलीगल इमिग्रेंट हो सकते हैं, जिनके राइट वहां नहीं है या जो सिटीजन ही नहीं है, इनका क्या होगा। अब ये कहीं न कहीं बस्तियों में रहते होंगे, कहीं न कहीं इंक्रोचमेंट करके रखा होगा। हम सबको याद है कि हल्द्वानी में एक ड्राइव चली थी। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के चारों ओर का क्षेत्र, उसमें 50,000 परिवार, ऐसा कहा गया कि उसमें 50,000 लोग, 2,000 3,000 परिवार, और कुछ मैं उसका आंकड़ा सही से रिसाइकिल नहीं कर पा रहा हूं कितने थे, लेकिन एक बड़ी संख्या बताई गई थी। 50,000 लोगों को इविक्शन है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया था, हाई कोर्ट से क्लियर हो गया था, बुलडोजर वहां पहुंच गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। फिर उस स्टे के खिलाफ सुनवाई होती रही। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाया। मैं भी उसमें बड़ा प्रयास कर रहा था कि किसी तरह से उसमें एक फॉर्मूला निकल आए। बहुत प्रयास किया, लेकिन वो समय पर नहीं हो पाया। नतीजा निकला कि ऑनरेबल कोर्ट ने वो मेन पिटीशन के साथ, जो इविक्शन के खिलाफ थी, मेन पिटीशन के साथ जोड़ दी वो स्टे ऑर्डर भी, यानी कि स्टे करके उनके पास छोड़ दिया। मैं आपको बता दूं, इस विषय पर ऐसे ध्यान देना चाहिए कि एक तो ऑर्डर ये है कि इलीगल है कि लीगल है, दूसरा ये है कि स्टे दिया जाए कि ना दिया जाए। तो एक तो पिटिशन थी लीगलिटी इलीगलिटी के, हल्द्वानी में ये लोग हैं वो लीगल हैं कि इलीगल हैं, रेलवे की जमीन पे हैं, सरकार की जमीन पर है, वन की जमीन पर है, पहाड़ की जमीन पर, किसकी जमीन पर है, और इसका पूरा प्रिंसिपल क्या है। और दूसरा ये है कि फिलहाल इनको हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इनको निकाल दिया जाए, और फिर दोबारा जब ऑर्डर हो जाएगा तो बसा देंगे। रेलवे की जमीन है, कोई कॉम्पनसेशन करती नहीं है। हल्द्वानी वाला मामला असम के गोलाघाट में सेम मामला है, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही। 2,000 के लगभग परिवार, 50,000 के लगभग लोग, या 1 लाख लोग, ऐसा मान के चलें। और जो भी 50,000 40,000 30,000 लोग, 1,100 एकड़ जमीन लगभग कवर करके रखी वन क्षेत्र में। मजे की बात है, वन क्षेत्र में। अच्छा, एक चीज इसमें जरूर ध्यान देने की है, वो ये है कि ये वन संरक्षित क्षेत्र सन 1920 में घोषित किया गया था, यानी कि जब अंग्रेज यहां पर बैठा हुआ था उसी समय ये वन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। और 1920 के वन संरक्षित क्षेत्र में तब से लेकर आज तक लागू है। और उसमें उस समय अंग्रेजी सरकार के द्वारा ही कोई व्यक्ति नहीं रह सकता वन क्षेत्र में, ऐसे आदेश हो गए थे, और उन जमीनों को खाली करवाया गया था। अब 1920 के बाद 2025 में राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन किया जुलाई में, और नोटिफिकेशन करके ये कहा कि ये जमीन खाली करो, ये वन संरक्षण क्षेत्र है। अब लोगों का हाईकोर्ट जाना स्वाभाविक था, लोग हाईकोर्ट चले गए। आर्गुमेंट क्या था? आर्गुमेंट ये था कि पिछले 70 वर्षों से हम यहां पर रह रहे हैं। 70 वर्ष से हमारे कुछ परिवार ऐसे हैं जो 70 वर्ष, कुछ 50 वर्ष, कुछ 60 वर्ष। हाल में पिछले 10 से 15 साल का कोई एविडेंस नहीं है कि पिछले 10 से 15 साल में वहां कोई शिफ्ट हुआ है या कोई नई बस्ती बसी है। पूरी बस्ती का जो आर्गुमेंट है, दोनों दो बस्तियां हैं, दोनों का जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट 70 साल पुराना है लगभग, कि भाई 70 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। यानी कि 1920 में जब ये वन क्षेत्र घोषित किया गया था तब वहां कोई नहीं था। ये 1950 तक वहां पर कोई नहीं था। 1955 तक भी वहां कोई नहीं था, कोई एक आध परिवार हो तो हो। लेकिन 1950-55 के बाद वहां पर लोग शिफ्ट हो गए, धीरे धीरे बस्तियां बसा ली। और मजे की बात यह है, अखबारों की न्यूज अगर माने तो ये मोस्टली मुस्लिम क्षेत्र है। असम के अखबारों की अगर मानो तो उन्होंने ये कहा कि इस पर राज्य सरकार इसलिए इन पर इविक्शन करवा रही है, इनको वहां से उनके घर
बुलडोजर चलाना चाहती है या बुलडोजर चलाकर अलग करना चाहती है, इनको खाली करवाना चाहती है, क्योंकि ये मूलतः मुस्लिम है। और वही पुराना आर्गुमेंट जो हल्द्वानी में था कि मेरे पास आधार है, मेरे पास राशन कार्ड है, मेरे पास ये कार्ड है, मेरे पास वोटर आईडी है, सारे उनके पास कागज बने हुए हैं। और वही हल्द्वानी में भी था कि भी सारे कागज हमारे पास हैं और 60-70 साल 50 साल पुराने हैं। गोलाघाट में भी असम में यही आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड, वो राशन कार्ड अगर आप उठाकर देखेंगे तो राशन कार्ड ये सिद्ध कर रहा है कि हम 70 साल से यहां पर रह रहे हैं और राज्य सरकार हमको जबरदस्ती हटा रही है। एक चीज जो ध्यान देने की है वो ये है कि 2006 में केंद्र सरकार ने एक कानून पास किया था, वन क्षेत्र अधिकार। और उस कानून में यह कहा गया था कि जो लंबे समय से वन क्षेत्र में रह रहे हैं, भले ही वो इलीगल ऑक्यूपेंट क्यों ना हो, या जो वन क्षेत्र में रह रहे हैं वन उनका है। अब या तो ये असम की इस तरह की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, अन्यथा सबकी सरकार के पास रिकॉर्डिंग है, सरकार के पास सबका डेटा है कि भाई वन क्षेत्र में कौन निवास करता है, कौन अनुसूचित जनजाति का है, कौन वनवासी है और कौन मूल्यवासी है और क्या है। लेकिन इसका कोई डेटा सरकार के पास नहीं है। हालांकि इनका कहना है कि मेरे पास वोटर आईडी है, हम वोट डालते हैं, हम सरकार बनाते हैं। राज्य सरकार का कहना यह है कि ये संरक्षित वन क्षेत्र क्षेत्र है, इसलिए यहां पर किसी का भी रहना अवैध है। अब ये आर्गुमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पिछली कांग्रेस सरकार, पिछली पहले कांग्रेस की ही सरकार रही वहां, और हम सब जानते हैं कि असम में ये कानून भी बनाया गया था कि जो बाहर से आएगा वो वन क्षेत्र में नहीं जा सकता, वन क्षेत्र में प्रोहिबिटेड था। जैसे जम्मू कश्मीर में कभी प्रोहिबिटेड या परमिट सिस्टम था, वैसा ही वन क्षेत्र में भी परमिट सिस्टम लागू किया गया था, अंग्रेजी सरकार के द्वारा लागू किया गया था। तो सवाल यहां पर यह है, फिर 1950 के बाद इन लोगों को वहां बसाया किसने? ये मूलतः कहां के रहने वाले हैं? ये कौन लोग हैं? इनका रिकॉर्ड क्या है? इनका डेटा क्या है? भाई 1950 के बाद अगर आए हैं तो कहीं से तो आए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि आसमान से टपक गए होंगे। कहीं से तो आए होंगे, कहीं के तो मूल निवासी होंगे, कहीं का तो उनका पुराना रिकॉर्ड होगा, किसी गांव के तो निवासी रहे होंगे। आज की तारीख में ये 25,000 से 50,000 लोग हैं। ये इनका वो पहचान क्या है? अब वो कोई पहचान बताने को तैयार नहीं है, लेकिन सब ऐसा है। अब सोचिए, जुलाई में इनको नोटिस दिया गया कि भाई आप खाली कर दो, 1 हफ्ते का समय, 7 दिन का समय दिया गया कि खाली कर दो। ये लोग, इनके जो हितैषी लोग हैं, वो लोग पहुंच गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने सुना, उसने कहा नहीं भाई वन क्षेत्र है, खाली करना चाहिए, तुम अवैध घुसपैठी हो, तुम अवैध इमिग्रेंट्स हो, या फिर तुम अवैध रूप से इलीगली वहां बैठे हो। मामला लेटर्स पिटीशन में गया। लेटर्स पेटेंट पिटीशन में गया तो 2 जजेस ने सुना। 2 जजेस ने सुन के भी यही कहा कि नहीं नहीं, तुमको जाना होगा, ये क्षेत्र तुम्हारा नहीं है, ये तुम इलीगल यहां पर बस गए आके। मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया। आते आते अगस्त लगभग निकल गया, आते आते जुलाई में शुरू हुआ था, अगस्त फिर से निकल गया। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में यह आर्गुमेंट हुआ कि साहब एक तो 7 दिन का जो नोटिस है वो गलत है, कम से कम 15 दिन का नोटिस होना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी कहा अभी तो 7 दिन का नोटिस ठीक है, भविष्य में 15 दिन का नोटिस देकर ही इस प्रकार के लोगों को इविक्शन करवाया जा सकता है, उनको कहीं शिफ्ट होने की समय दो, जगह दो, ये वो, और रिहेबिलिटेशन करो। अब सुप्रीम कोर्ट में भी सेम आर्गुमेंट आया कि 7 दिन में करवाना चाहिए। अब जुलाई हो गया, जुलाई के 4 हफ्ते निकल गए, अगस्त हो गया, अगस्त के हफ्ते निकल गए, और अभी 7 दिन का नोटिस दिमाग में बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसलिए समय देने की बात कही होगी कि अगली बार 7-15 दिन का दो, क्योंकि इस बार तो वैसे ही 15-20 दिन निकल गए होंगे या महीने भर निकल गया, लेकिन साहब अभी 7 दिन का वो है। दूसरा, ड्यू प्रोसेस नहीं अपनाया गया। तीसरा, जब वन क्षेत्र घोषित कर दिया, 2006 का कानून है जो वनवासियों को राइट देता है, तो साहब हमें क्यों नहीं देगा? ये कानून हमें संरक्षण देता है, इस कानून को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया, या हाई कोर्ट ने इस पर गहराई से नहीं गए। हाई कोर्ट ने ओवरलुक कर दिया, वो चाहे सिंगल बेंच ने किया हो चाहे डबल बेंच ने किया हो। लेकिन हाई कोर्ट को यह ध्यान रखना चाहिए कि 2006 में हम लोगों को अधिकार दिया गया था, चाहे
वो नागरिक कहीं का हो, चाहे उसकी नागरिकता का प्रमाण कुछ भी हो, चाहे उसका रास्ता कुछ भी हो, चाहे उसका हिसाब किताब कुछ भी हो, लेकिन हमको राइट दिया गया है। असम में सरकार बैठी हुई है, उसने ये तय किया है कि भाई हम वन क्षेत्रों को खाली करवाएंगे, अवैध बस्तियों को खाली करवाएंगे और हम असम को ठीक से रेगुलेट कर लेंगे। चूंकि असम में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी, 7-8 साल ही सरकार बने हुए हैं। उससे पहले सदैव से ही ये तो असम गण परिषद की सरकार रही, या फिर कांग्रेस की सरकार रही, या कांग्रेस की मिली हुई सरकार रही। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब बांग्लादेश बस चुका था, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान उस समय बस चुका था और उस क्षेत्र से सभी मुस्लिम वहां जा चुके थे, तो फिर असम के इस क्षेत्र में मुसलमान आया कहां से 50 के बाद? ये कौन लोग थे जो यहां आकर बस गए? इसका कोई डेटा, कोई हिसाब नहीं है। अगर इनको अवैध कहा जा रहा है तो कह रहे हैं कि साहब हम 70 साल से हैं। अगर इनको घुसपैठी कहा जा रहा है तो कह रहे हैं कि मेरे पास आधार भी है, मेरे पास राशन भी है, मेरे पास वोटर भी है, मेरे पास ये कार्ड भी, मेरे पास वो कार्ड भी, मेरे पास ऐसा भी है। और यहां तक क्लेम किया जा रहा है कि पीएम आवास के तहत भी हमको मकान अलॉट हुए हैं, हमने देखो मकान बनवाए हैं इस वन क्षेत्र में। और पीएम आवास के तहत मकान जब बन चुके हैं हमारे, तो सब आप खाली करवा रहे हो। और हमें तो सरकार की ये योजना, वो योजना, ये लाभ, वो लाभ, ये सारा डिटेल लाकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर वही किया जो असम के मामले में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को स्टे कर दिया, नोटिफिकेशन को स्टे कर दिया, और स्टे करते हुए इविक्शन रोक दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट में दो सुनवाइयां होंगी। एक तो ये है कि ये अवैध हैं कि नहीं है, वन क्षेत्र में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, और दूसरा ये है कि स्टे वैलिड है कि नहीं वैलिड है। अब स्टे के मामले में इसमें सक्रिय होना चाहिए, लोगों को, सरकार को सक्रिय होना चाहिए, पूरी शिद्दत पूरी ताकत से करे। और मैं तो कई बार ये सुझाव दे चुका हूं कि इन जो जिस प्रकार के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र हैं जहां ओनरशिप नहीं है, इन लोगों से ये कहा जाए कि तुम्हारे मूल निवास के स्थान पर हम तुम्हें शिफ्ट करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे, जहां से तुम्हारे पूर्वज आए थे। अब जहां से पूर्वज आए होंगे वहां पर अगर रिहेबिलिटेट किया जाएगा तो निश्चित तौर से रोहिंग्या, बांग्लादेशी और ये सब रुक जाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई डेटा नहीं होगा। अब इनका आर्गुमेंट यहां से शुरू होगा कि साहब हमारे पास डेटा नहीं। अच्छा, ये मजे की बात है कि ये सभी लोग भगवान राम के जन्म का बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे थे राम मंदिर अभियान के टाइम पे, राम मंदिर आंदोलन के टाइम पर। और उस केस में भी कह रहे थे कि भगवान राम का सर्टिफिकेट लेकर आओ, वो स्थान चिन्हित करो जहां पर वो पैदा हुए थे। हालांकि भगवान की ऐसी कृपा थी कि सारे डॉक्यूमेंट भी कोर्ट में आ गए, सारा लिटरेचर भी आ गया, और जन्म स्थान भी वहीं पर जहां पर मंदिर बन रहा है, वही जन्म स्थान भी लिटरेचर के आधार पर सिद्ध हो गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, मतलब जो पूरी बेंच बैठी थी उसमें एक जजमेंट ऐसा है जो कि भविष्य पुराण या बाकी पुराणों के आधार पर, स्कंद पुराण के आधार पर, एग्जैक्टली जहां पर वो गुम्मत था वहीं पर भगवान राम का जन्म भी बता रहा है, जो हजारों साल पहले लिखे गए। वो सारे प्रमाण मिले, तब राम मंदिर का केस डिसाइड हुआ, और उसके बाद लोगों ने कह दिया कि अभी तुम्हारा शासन है, कर लो, हमारा आएगा तब हम कर लेंगे। सिद्ध होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको 5 एकड़ जमीन दे दी कि आप जमीन बना लो। लेकिन यहां जो राम के लिए सर्टिफिकेट मांग रहे थे, बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे थे, वो गोलाघाट के मामले में या फिर हल्द्वानी के मामले में उनको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम तो प्रत्यक्ष हैं, हम तो यहीं पर हैं, इसलिए हम सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकते, पर तुम्हें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप सोचकर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो दे दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इलीगल इमिग्रेंट हैं कि नहीं है, ये अवैध कब्जाधारी हैं कि नहीं है, ये वहां पहुंचे कैसे? तो मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट को एक और आदेश देना चाहिए कि इनके पीछे पूर्ण रूप से जांच की जाए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाए, और इन्वेस्टिगेशन बिठाकर यह भी पता किया जाए कि इस कब्जे में शामिल कौन कौन है। भले ही वो लोग नहीं मिलेंगे, मर चुके होंगे जिन्होंने इसमें किया होगा, लेकिन उनकी सूची जरूर बननी चाहिए, उन पॉलिटिकल पार्टियों की भी सूची बननी चाहिए। हालांकि मैं बता रहा हूं कि सारा कांग्रेस और असम गण परिषद के टाइम पर हुआ, क्योंकि उन्हीं के टाइम पर ये अवैध कब्जे हुए हैं। वो उनके रिकॉर्ड खुद बता रहे हैं जो उन्होंने अदालत में पेश किए हैं। तो क्या भारत को मुस्लिम धर्मशाला की तरह बसाने का प्रयास करते रहे ये? मैं आपसे सवाल पूछता हूं,
क्या ये लोग भारत के अपराधी नहीं हैं? और अगर अपराधी हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां जिन्होंने असाइलम दिया है, तो उनकी सजा क्या होनी चाहिए? उनके वंशजों की सजा क्या होनी चाहिए? जो गुजर गए, उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होने चाहिए? उनकी सूची कहां पर टांगी जानी चाहिए और वो सूची कैसी होनी चाहिए? आप कमेंट करके मुझे लगता है कि बताएंगे जरूर। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इन सवालों को लिखिए जरूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।